तारीख थी 21 मार्च 1967। दोपहर के ठीक 12:15 बजे थे। अमेरिका के बीवरटन, ओरेगन के रनवे पर एक छोटा प्राइवेट विमान सीजना 195 खड़ा था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर N9388A था। ये विमान सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि एक खुशहाल परिवार की सवारी थी। विमान के मालिक और पायलट एल्विन ओवेन कॉकपिट में थे। उनके बगल में उनकी पत्नी सिगरेट बैठी थी और पीछे की सीट पर थी उनकी 21 साल की बेटी कार्ला ओवेन। उनका प्लान बहुत सिंपल था। उन्हें सैन फ्रांसिस्को जाना था, जो वहां से करीब 550 मील दूर था। मौसम थोड़ा खराब था, आसमान में बादल थे, लेकिन एल्विन एक अनुभवी पायलट थे। उन्हें लगा कि वो इसे संभाल लेंगे। टेक ऑफ के 35 मिनट बाद ही विमान तट के पास एक भयानक तूफान में फंस गया। एटीसी ने उन्हें रास्ता बदलने को कहा, टर्न हेडिंग 240, ताकि वे तूफान से बच सकें। लेकिन यही वो पल था जब किस्मत ने अपना खेल खेला। रास्ता बदलते ही उनका जीपीएस सिग्नल टूट गया। रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक नॉइज यानी खराशराहट आने लगी। घने बादलों और कोहरे में पायलट को पता ही नहीं चला कि वे जमीन छोड़कर गहरे प्रशांत महासागर के ऊपर आ चुके हैं। 1 घंटा बीतते बीतते फ्यूल वार्निंग की लाल बत्ती जलने लगी। डर का माहौल था। कार्ला पीछे की सीट पर सहमी हुई बैठी थी। तभी अचानक एल्विन चिल्लाए, आई सी लैंड, प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी लैंडिंग। मुझे जमीन दिख रही है, तैयार हो जाओ। लेकिन नीचे कोई एयरपोर्ट नहीं था, बस नुकीली चट्टानें और उफनता हुआ समुद्र था। 1:12 पर एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन उस सुनसान टापू पर क्रैश हो गया। हादसे के ठीक बाद वहां सिर्फ एक भयानक सन्नाटा था, जिसे केवल समुद्र की लहरों का शोर तोड़ रहा था। कार्ला को जब होश आया तो उसे लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। शरीर पर कई जगह गहरे कट थे और खून बह रहा था। धुंधली आंखों से उसने देखा कि प्लेन का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक चुका है। वो लड़खड़ाते हुए, दर्द से कराहते हुए कॉकपिट की तरफ बढ़ी। वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। उसका खून जम गया। सीट बेल्ट से बंधे हुए उसके माता पिता एल्विन और सिगरेट अब इस दुनिया में नहीं थे। उस पल उस सुनसान टापू पर एक ऐसी चीख गूंजी जिसने आसमान को भी चीर दिया। वो पागलों की तरह रो रही थी, मम्मी पापा को हिला रही थी, लेकिन वे बेजान थे। मौत का ये ठंडा और क्रूर रूप कार्ला जैसी नाजुक लड़की को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए काफी था। वो कई घंटों तक वहीं बैठी रही, सदमे में। लेकिन टापू का मौसम गर्म था और बॉडीज का वहां ऐसे ही पड़े रहना ठीक नहीं था। उसे अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेना पड़ा। अपने ही हाथों से प्लेन के टूटे हुए मधातु के टुकड़ों से उसने रेत खोदना शुरू किया। ये काम किसी नर्क से कम नहीं था। रोते बिलखते हुए कांपते हाथों से उसने अपने माता पिता को उसी सुनसान तट पर दफनाया। इस काम में उसे 2 दिन लग गए। कब्र के ऊपर उसने लकड़ी के 2 क्रॉस बनाकर गाड़ दिए। अब वो पूरी तरह अकेली थी, उस विशाल समुद्र के बीच जहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तीसरा दिन सूरज की पहली किरण के साथ एक नई मुसीबत लेकर आया, प्यास। कार्ला का गला सूखकर लकड़ी जैसा हो गया था। प्लेन से जो थोड़ा बहुत पानी और सोडा मिला था, अब वो खत्म होने की कगार पर था। चारों तरफ अथाह समुद्र था, अरबों गैलन पानी, लेकिन वो उसकी एक बूंद भी नहीं पी सकती थी, क्योंकि खारा पानी उसे और जल्दी मार देता। ये उसके सर्वाइवल की पहली और सबसे कड़वी सीख थी। उसे मीठा पानी चाहिए था, वरना वो अपने माता पिता के पास बहुत जल्द पहुंच जाएगी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां नदी या झरने का नामो निशान नहीं था। आसमान साफ था, बारिश के कोई आसार नहीं थे। भूख से ज्यादा प्यास उसे तड़पा रही थी। उसने प्लेन के मलबे को खंगालना शुरू किया। उसे कुछ चिप्स के पैकेट मिले, कुछ पुराने कपड़े और एक फर्स्ट एड बॉक्स मिला। ये चीजें जो शहर में कचड़ा लग सकती थीं, यहाँ उसके लिए सोने हीरे से ज्यादा कीमती थीं। उसने टूटे हुए प्लेन के फ्यूजिलाज यानी पिछले हिस्से को देखा जो रेत पर पड़ा था। उसने फैसला किया कि यही उसका घर होगा। रात की ठंडी हवा और जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने प्लेन का एक टूटा हुआ पंख उसकी छत बन गया। ये टूटा फूटा ढांचा ही अब उसका एकमात्र किला था, जो उसे इस निर्दयी प्रकृति से बचाने वाला था। दोस्तों, कार्ला की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इस कहानी में अभी और भी बहुत से रोंगटे खड़े करने वाले मोड़ आने बाकी हैं। अगर आपको ये रियल सर्वाइवल स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मुझे ऐसी और कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर या देश से देख रहे हैं और आपका शुभ नाम क्या है। मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। चलिए अब वापस चलते हैं कार्ला के संघर्ष की तरफ। टापू पर नारियल के पेड़ तो थे, लेकिन वे इतनी ऊंचाई पर थे कि कार्ला के लिए वहां पहुंचना मुमकिन नहीं लग रहा था। उसने पहले पत्थर मारकर नारियल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। भूख और प्यास से उसकी जान निकल रही थी।
तब उसने अपना दिमाग दौड़ाया। प्लेन की सीट बेल्ट्स को काटकर उसने एक मजबूत लूप या फंदा बनाया। उसने उस फंदे को अपने दोनों पैरों में फंसाया, जिससे उसे पेड़ के तने पर ग्रिप बनाने में मदद मिली। पहली बार चढ़ते वक्त उसके हाथ पैर बुरी तरह छिल गए, खून निकलने लगा, वो कई बार फिसली और गिरी। दर्द असहनीय था, लेकिन जिंदा रहने की जिद दर्द से बड़ी थी। आखिरकार वो ऊपर पहुंचने में कामयाब हुई और नारियल तोड़कर नीचे गिराया। जब उसने उस नारियल का पानी पिया तो उसे लगा जैसे उसे अमृत मिल गया हो। आग जलाने की फिलहाल समस्या नहीं थी, क्योंकि उसके पास पापा का लाइटर था, लेकिन लाइटर की गैस हमेशा नहीं चलने वाली थी। उसे पता था कि उसे आग को संभाल कर रखना होगा। रात के घने अंधेरे में वो आग ही थी जो उसे जंगली जानवरों से दूर रखती थी और थोड़ी हिम्मत देती थी कि वो अभी भी इंसान है, शिकार नहीं। सिर्फ नारियल के पानी से शरीर नहीं चल सकता था, उसे प्रोटीन चाहिए था। उसने देखा कि समुद्र किनारे खड़ी और फिसलन वाली चट्टानों पर समुद्री पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। ये काम बहुत जोखिम भरा था। एक छोटी सी चूक और वो सीधा चट्टानों से टकराकर गहरे समुद्र में गिर सकती थी, लेकिन भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। कार्ला अपनी जान हथेली पर रखकर उन गीली चट्टानों पर चढ़ती। समुद्री लहरें नीचे गरजती थीं, हवाएं उसे धक्का देती थीं, लेकिन वो किसी तरह घोंसलों तक पहुंचती और पक्षियों के अंडे चुरा लेती। उन अंडों को वो आग में उबाल कर खाती थी। खाने का स्वाद कैसा है ये अब मायने नहीं रखता था, मायने ये रखता था कि पेट भर रहा है या नहीं। कई बार पक्षी उस पर हमला भी करते थे, चोंच मारते थे, लेकिन वो सब सह लेती थी। उसका शरीर अब धीरे धीरे बदलने लगा था। वो नाजुक लड़की अब गायब हो रही थी। एक दिन उसने देखा कि कुछ केकड़े तट पर घूम रहे हैं। उसने प्लेन की एक पतली लोहे की रॉड ली और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। केकड़े का कोष तोड़ने के लिए वो पत्थरों का इस्तेमाल करती। आग में भुना हुआ केकड़े का मांस उसे दुनिया का सबसे लजीज खाना लगने लगा। ये उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था जो अब पूरी तरह जाग चुका था। दिन तो किसी तरह खाने की तलाश में कट जाता था, लेकिन रातें इस टापू पर सबसे भयानक होती थीं। सूरज ढलते ही टापू पर ऐसा घुप अंधेरा छा जाता था जो उसे मानसिक रूप से निगलने लगता था। सन्नाटा इतना गहरा होता था कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई देती थीं। कभी कभी उसे लगता कि अंधेरे में कोई उसे देख रहा है। इस डर को भगाने के लिए उसने एक नायाब तरीका निकाला। उसने प्लास्टिक के एक पारदर्शी जार में रात के वक्त चमकने वाले जुगनू ग्लो वर्म्स भरकर शुरू किया। वो इन जार को प्लेन के मलबे के आसपास अलग अलग पेड़ों पर रस्सियों से लटका देती। उन कीड़ों की टिमटिमाती रोशनी उसके टूटे हुए घर में एक जादुई और सुरक्षित माहौल बना देती थी। ये हल्की सी रोशनी उसे याद दिलाती थी कि भयानक अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी जलती रहती है। वो डरपोक थी, इसलिए वो ज्यादातर समय आइलैंड के किनारे पर ही रहती थी। घने जंगल के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। वक्त का हिसाब रखना बहुत जरूरी था ताकि वो मौसम और ऋतु को समझ सके। उसने प्लेन की बॉडी पर एक नुकीले पत्थर से लकीरें खींचकर दिन गिनना शुरू किया। हर 7 दिन बाद एक बड़ी लकीर। ये कैलेंडर उसका एकमात्र साथी था जो उसे बताता था कि वो कितने दिनों से इस नर्क में जिंदा है और उसे बचाने कोई आ रहा है या नहीं। कार्ला के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पानी का स्टोर करना। बारिश हमेशा नहीं होती थी। उसने डिस्कवरी चैनल की तरह के किसी प्रोग्राम में देखा था, उसे याद आया और उसने एक गड्ढा खोदा। उसके ऊपर प्लेन का टूटा हुआ प्लास्टिक लगाकर उसने एक सोलर स्टिल बनाया। सूरज की गर्मी से जमीन की नमी भाप बनकर प्लास्टिक पर जमा होती और बूंद बूंद करके बर्तन में गिरती। वो पानी की एक एक बूंद को अमृत की तरह जमा करती। उसके पास प्लेन के लगेज से मिली कुछ आधी इस्तेमाल की हुई नोटबुक्स और बॉल पेन थे। ये अब उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। वो हर रोज अपनी लड़ाई की बातें लिखती, कभी मरी हुई माँ के नाम चिट्ठी लिखती तो कभी भगवान से शिकायत करती। आज मैंने एक बड़ा केकड़ा पकड़ा, आज बारिश हुई। ये छोटी छोटी जीत लिख कर रखना उसे मानसिक रूप से स्वस्थ रख रहा था। वो धीरे धीरे शहर के तौर तरीके भूलने लगी थी। जंगल के नियम अब उसके नियम थे। वो एक आदि मानव की तरह व्यवहार करने लगी थी। उसके कपड़े फट चुके थे, उसने उन्हें सिला और अजीब तरीके से पहनना शुरू किया। वो हर वक्त चौकन्नी रहती थी। जंगल की हर आहट का मतलब उसे समझ आने लगा था। वो जानती थी कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। एक छोटी सी चोट या इन्फेक्शन उसकी जान ले सकता है, इसीलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रखती थी। समय बीतने के साथ कार्ला का शरीर पूरी तरह बदल चुका था। धूप में लगातार रहने से उसकी गोरी त्वचा जलकर तांबे जैसी काली और सख्त हो गई थी। उसके बाल जो कभी सलीके से संवारे जाते थे अब जंगली झाड़ियों की तरह उलझ गए थे।
सिर्फ नारियल और अंडों से शरीर नहीं चल रहा था, उसे और पोषण चाहिए था। उसने देखा कि मछलियां पानी के नीचे खास तरह की काई खा रही हैं। उसने हिम्मत करके उस सीवीड को खाकर देखा। वो नमकीन और फिसलन भरी थी, खाने में बहुत अजीब थी, लेकिन उसमें भरपूर मिनरल्स थे। वो इन्हें धूप में सुखाकर चिप्स की तरह जमा करने लगी ताकि तूफानी दिनों में जब शिकार ना मिले तो ये काम आए। टूथब्रश या पेस्ट का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन दांत का दर्द यहाँ मौत की सजा बन सकता था। इसलिए वो नीम जैसी किसी कड़वे पेड़ की टहनी से दातुन करती और माउथ वॉश के तौर पर समुद्र के खारे पानी का इस्तेमाल करती। खुद को साफ रखने के लिए वो बारिश के पानी और रेत से शरीर को रगड़ती। उसका व्यवहार, उसका चलना, उसका देखना, सब कुछ एक जंगली जानवर जैसा सतर्क और तेज हो गया था। अब वो 21 साल की नाजुक लड़की नहीं रही थी, वो इस टापू की एक शिकारी बन चुकी थी। अकेलापन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और ये कार्ला को अंदर से खा रहा था। लगभग 100 दिन बीतने के बाद वो जोर जोर से खुद से बातें करने लगी थी। उसने एक नारियल के सूखे खोल पर कोयले से आंख और मुंह बनाकर एक चेहरा बनाया और उसका नाम रखा मिस्टर होप। वो उसके साथ घंटों बातें करती, उससे झगड़ती, हंसती और रोती। कभी कभी उसे लगता कि मिस्टर होप उसे जवाब दे रहा है। ये पागलपन की शुरुआत थी। एक रात उसने समुद्र की तरफ देखकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाया। अगले कई दिनों तक उसने जंगल से सूखी लकड़ियां काटी और प्लेन के मलबे के साथ जोड़कर एक बेड़ा मतलब राफ्ट तैयार किया। लेकिन जब इसे समुद्र में उतारने की बारी आई तो विशाल लहरों और अंतहीन नीले पानी को देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसे समझ आ गया कि अगर वो रास्ता भटक गई तो वो समुद्र के बीच प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगी। उसने उस बेड़े को वापस पेड़ से बांध दिया। वो बेड़ा वहीं पड़े पड़े सड़ने लगा, जो उसके कैद होने का प्रतीक बन गया था। वो बेबसी से उस बेड़े को देखती और रो पड़ती। उसे महसूस होता कि शायद ये टापू ही अब उसकी कब्र बनने वाला है। देखते देखते 200 दिन बीत गए। कार्ला का वजन लगभग आधा रह गया था। आशा की किरण अब धुंधली पड़ने लगी थी। उसने कई भयानक तूफान और साइक्लोन झेले थे, लेकिन अब उसका मन हार मानने लगा था। एक दिन वो एक ऊंची चट्टान के किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। नीचे नुकीली चट्टानें और गहरा समुद्र उसका इंतजार कर रहा था। वो कूद नहीं वाली थी। उसने सोच लिया था कि अब और संघर्ष नहीं होगा। तभी अचानक उसे अपने माता पिता की याद आई। उसे वो वादा याद आया जो उसने खुद से किया था, जिंदा रहने का वादा। वो घुटनों के बल गिरकर फूट फूट कर रोई और फिर चट्टान से नीचे उतर आई। उसने कसम खाई कि वो हार नहीं मानेगी। अपने शरीर और दिमाग को व्यस्त रखने के लिए उसने एक रूटीन बनाया। वो रोज सुबह समुद्र तट पर दौड़ती और उथले पानी में तैरती। वो जानती थी अगर शरीर कमजोर हुआ तो मन भी टूट जाएगा। उसने कॉपी के बचे हुए पन्नों पर एक मैप बनाने की कोशिश की कि वो कहाँ हो सकती है और बचाव के रास्ते कहाँ हो सकते हैं। उसने समुद्र तट पर बड़े बड़े पत्थरों और लकड़ियों से SOS लिखा और उसके पास हमेशा ढेर सारी सूखी लकड़ियां तैयार रखती ताकि मौका मिलते ही धुआं कर सके। आखिरकार 272वां दिन आया। दोपहर का समय था। कार्ला अपनी झोपड़ी के पास बैठी मिस्टर होप से बातें कर रही थी। तभी उसकी नजर क्षितिज पर पड़ी। लगभग 5 किलोमीटर दूर एक विशाल कार्गो जहाज धीरे धीरे गुजर रहा था। कार्ला का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पागलों की तरह आग जलाई और उसमें ढेर सारे गीले पत्ते डाल दिए ताकि गहरा काला धुआं उठे। वो हाथ हिला हिलाकर चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प। हालांकि उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। जहाज के लुकान पॉइंट पर एक युवा नाविक दूरबीन से समुद्र को निहार रहा था। उसे ये आइलैंड सुंदर लगा, इसलिए उसने जूम किया। तभी उसे वो धुआं और नीचे रेत पर लिखा SOS दिखाई दिया। उसने और गौर से देखा तो उसे एक इंसान की आकृति दिखी जो पागलों की तरह कूद रही थी। उसने तुरंत कैप्टन को खबर दी। जहाज रुका और एक छोटी लाइफ बोट टापू की तरफ भेजी गई। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़की जो लगभग आदिवासियों जैसी दिख रही थी, फटे हुए कपड़ों में कांप रही थी। उसके हाथ में एक डायरी थी। जब उसे जहाज पर लाया गया और कैप्टन ने उसकी डायरी के पन्ने पलटे तो उस सख्त कैप्टन की आंखों से भी आंसू बहने निकले। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मम्मी पापा, मैंने हार नहीं मानी, मैं घर वापस आ रही हूँ। यह सिर्फ एक जान का बचना नहीं था, ये इंसानी जज्बे की सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, कार्ला की ये 272 दिन की जंग हमें सिखाती है कि जब तक सांस है तब तक आस है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मिलते हैं अगली रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। जय हिंद।